गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्रीकल्चर विजन। स्वागत है आपका एग्रीकल्चर विजन पे। और आज जो आपकी क्लास लगने जा रही है वो क्लास इंग्लिश ग्रामर की, जिसका आज अपने तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। तीसरा पार्ट किस चीज़ का? आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंसेस। इसके दो पार्ट हम पहले पढ़ चुके हैं। पहले पार्ट में हमने ये पढ़ा था कि टेंस जो सिंपल टेंसेस यानी इनडेफिनेट टेंसेस जो होते हैं, जैसे कि प्रेजेंट इनडेफिनेट हो गया, पास्ट इनडेफिनेट हो गया और उसके बाद में फ्यूचर इनडेफिनेट हो गया, इनका अपने किस तरह से ट्रांसलेशन किया जाए, है कि नहीं भाई। इनके अंदर अपने को कैसे, अगर कोई हिंदी में सेंटेंस दे दिया जाता है, उस सेंटेंस को हिंदी के अंदर देख करके और अपने कैसे ये पता लगा सकें कि इसका ट्रांसलेशन जो है वो इंग्लिश में कैसे किया जाए। यही सिचुएशन जो है वो कंटिन्यूअस की थी। कंटिन्यूअस के अंदर हमने कुछ ऐसे शब्द पकड़े कि इन शब्दों से हमें पता चल जाएगा भाई ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस आ रहा है, यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस लगेगा और यहाँ पे फ्यूचर कंटिन्यूअस लगेगा, राइट। अब जैसे ये मानो कि तीसरा जो टेंस आता है वो आएगा आपका परफेक्ट टेंस। कौन से टेंस की बात करते हैं हम? परफेक्ट। जैसे हमने पिछले सारे के सारे जो पढ़े उसी हिसाब से इसमें भी देखो आपके टेंस तो वही तीन होने हैं। कौन कौन से होने हैं? एक तो होना है प्रेजेंट, दूसरा आपका होना है पास्ट और तीसरा आपका टेंस कौन सा होना है? तीसरा आपका टेंस होना है फ्यूचर, राइट। अब इनके अंदर हम कौन से की बात कर रहे हैं? जैसे पहले हमने कौन सा पढ़ा? पहले हमने पढ़ा इनडेफिनेट, राइट। इसके बाद में हमने कौन सा पढ़ा? इनडेफिनेट के बाद में हमने जो टेंस पढ़ा वो टेंस कौन सा था? वो था कंटिन्यूअस। और आज अभी जो हम टेंस पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं परफेक्ट। ये एक अलग अलग टेंसेस जो हैं इनका अलग अलग मतलब होता है। अलग अलग सेंटेंसेस से आपको पता चल जाता है। हिंदी के अंदर कोई शब्द पकड़ लिए जाते हैं कि भाई यहाँ पे परफेक्ट लगाना है अपने को, और परफेक्ट लगाना है तो अब इन सब के अंदर कई चीज़ें कॉमन होती है। जैसे आज जो आप टेंस पढ़ेंगे ना, वो कौन से वाला हम पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे आज जो टेंस पढ़ रहे हैं वो सभी का परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। परफेक्ट टेंस यानी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इनका परफेक्ट टेंस कैसे अपने पहचान सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जब आप बात करते हैं प्रेजेंट की, तो प्रेजेंट के अंदर आपको बता देता हूं, परफेक्ट के अंदर दो हेल्पिंग वर्ब आप यूज करते हैं। कौन कौन सी? हैज और हैव। तो प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान करने का तरीका क्या है? हैज, हैव और साथ में होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये आपके आता है प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर। वही अगर पास्ट परफेक्ट की बात करो ना, तो इसके अंदर एक ही हेल्पिंग वर्ब है, वो सिंगुलर प्लूरल का कोई लोचा ही नहीं है। हेड के साथ में लगती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्यूचर में मैंने आपको बताया मॉडल विल शैल हमेशा मौजूद रहता है और विल शैल के साथ में लगती है बेस फॉर्म। तो जब फ्यूचर की आप बात करते हो तो विल शैल, इसके साथ में आपके बेस फॉर्म लगती है कौन सी? हैव, और साथ में वर्ब की फॉर्म होती है थर्ड। अब आपको कैसे पता चलेगा? पहचान वाली बात यह है, देखो हैज, हैव दोनों के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म है। सर जी यहाँ पे भी तो हैव के साथ में थर्ड फॉर्म है, मे बी, हाँ जी बिल्कुल है। लेकिन अकेला हैव और हैज है और साथ में है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तब तो ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और पास्ट टेंस जो है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फ्यूचर में विल शैल आएगा, साथ में हैव और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी विल शैल के साथ में हैव और थर्ड फॉर्म है, तब तो वो फ्यूचर का मामला हो गया। अगर हैड के साथ में सीधा आपको थर्ड फॉर्म दे रखी है तो वो पास्ट परफेक्ट का मामला हो गया। और प्रेजेंट हैज, हैव, इसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब कहे जी हैज और हैव इसमें दो क्यों? तो बिल्कुल पूछने वाली बात है, पूछनी भी चाहिए। देखो दो एस, इसमें एस वाली हेल्पिंग वर्ब है, इसका मतलब है सिंगुलर और प्लूरल के लिए अलग अलग आया है। मैंने आपको कहा कई हेल्पिंग वर्ब में कहते हैं सर जरूरी नहीं है कि हेड में तो होता ही नहीं है एस। हाँ, तो हेड में एस नहीं होता तो हेड में सिंगुलर प्लूरल का लफड़ा भी नहीं है। ये जो सिंगुलर प्लूरल का लफड़ा जहाँ पे है ना, वहाँ हर हेल्पिंग वर्ब में एस मौजूद होता है। जैसे कि एक बार अगर आप रिपीट में जाते हो ना तो देख लो, जहाँ पे भी सिंगुलर प्लूरल का फड्डा होगा, डू और डज में देख लो, एक डू है एक डज है, इसमें सिंगुलर प्लूरल का लफड़ा है तो जो सिंगुलर वाली है ना उसमें एस है, एस होगा, मौजूद है। इसी में अब देख लो हैज हैव, इसमें क्या है? एस है। सिंगुलर प्लूरल का लफड़ा है, वहां एस मिल जाएगा आपको पता करने के लिए कि सिंगुलर के साथ कौन सी आएगी।
इसी कड़ी के अंदर आपके पास्ट में अगर बात करें तो वाज वर देख लो, जो सिंगुलर के साथ आएगी उसमें एस है। यानी जो भी फॉर्म सिंगुलर के साथ आती है हेल्पिंग वर्ब उसमें एस होता है। अगर किसी हेल्पिंग वर्ब में एस नहीं होता है तो फिर वहां पर आपको कोई भी जरूरत ही नहीं पड़ती सिंगुलर प्लूरल संभालने की। जैसे यहाँ पे एस है तो यहाँ पे जरूरत पड़ेगी सिंगुलर प्लूरल देखने की, इसमें एस नहीं है डी है तो जरूरत ही नहीं है। सिंगुलर के साथ भी यही आ रहा है, प्लूरल के साथ भी यही आ रहा है। अब देखना ये प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट क्या होता है? परफेक्ट का मतलब क्या होता है? पूर्ण। परफेक्ट किसको कहते हैं? परफेक्ट उसी को कहते हैं ना कि हाँ भाई इसमें कोई कमी नहीं है, ये अपने आप में कंप्लीट है। तो परफेक्ट टेंस भी कौन सा होता है? वही होता है जहां पे कार्य पूरा हो चुका है। राइट, कार्य पूरा हो चुका है यानी चुका है, चुकी है, चुकी हैं, वो तो सिंगुलर प्लूरल का लफड़ा है। मेन बात ये है अपनी कि जो आपका काम है वो पूरा हो चुका है, और जहां पर आपका काम पूरा हो चुका है वहां पर कौन सा टेंस होता है? परफेक्ट, यानी पूर्ण हो गया है अपने आप में। वो जो व्यक्ति संपूर्ण हो उसको परफेक्ट कहा जाता है। तो हो चुका है यानी ये जो काम है वो पूरा हो चुका होता है, उसके बाद में बात की जाती है काम पूरा होने के बाद में। ठीक है, अब इसमें क्या आता है? हैड। तो मैंने आपको बताया शब्द वो ही रहेंगे, सिर्फ है और था का फर्क होता है प्रेजेंट और पास्ट में। इसमें था है इसका मतलब क्या है? पास्ट परफेक्ट। लेकिन चुका था तो इसमें भी लगता है ना, चुका था, चुकी थी, चुके थे, वो पर चुका था। अब हिंदी से जब इंग्लिश में बनाना हो ना तब इसको ये जो चुका था अपने दिमाग में अगर रहे कि यहाँ पे जैसे लिखा चुका है, यहाँ पे आपने क्या लिखा? चुका था, तो इसमें क्या होगा? हो चुका होगा। राइट, यानी कोई भी कार्य जो है वो पूरा, अब फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि ऐसा हो चुका होगा, ऐसा काम हो जाएगा, यानी यहाँ पे जो आपका कार्य है वो पूर्ण हो चुका होगा। जब हो चुका होगा तो उसके अंदर आप क्या लिखोगे? फ्यूचर। अगर हो चुका था तो हैड, और अगर हो चुका है तो इसमें क्या आएगा? आपके हैज। तो ये जो है पहचान करने का तरीका आपके होता है कि प्रेजेंट जो परफेक्ट टेंस है, जैसे अगर कोई आप ये लिखते हो ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क। राइट, यहीं पे अगर आप दे लगा देते हो, सॉरी हैज, दे लगा देते हो तो दे के साथ में प्लूरल क्या आएगा? हैव। दे हैव, ओके। रेड देयर लेसन्स। इसी में जब आप पास्ट में चलते हो और ये कहोगे ही हैड, अब इसमें ही और दे सब में हैड लगेगा तो इसमें अपने को दो सेंटेंस की जरूरत नहीं है। आप लिखेंगे ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क। ओके, इसमें क्या लिखोगे? इसमें भी सिंगुलर और प्लूरल का कोई लफड़ा नहीं है, सिर्फ फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन का पंगा है। वो बार बार बता दिया, अब तक तो आपके रट्टा लग गया होगा कि आई और वी के साथ में शैल लगता है, बाकी सबके साथ में लगेगा विल। तो आप लिखेंगे ही विल हैव फिनिश्ड हिज वर्क। अब इन चीज़ों से आपको क्या पता चलता है? सोचने वाली बात यह है कि इन चीज़ों से हम क्या समझ सकते हैं। इन चीज़ों से जो समझने वाली बात है ना वो देखो, आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखो हैज, और हैज के साथ में क्या है? फिनिश्ड, यानी थर्ड फॉर्म है, और यहाँ पे हैज है। हैज के साथ अगर थर्ड फॉर्म है ना, इसका मतलब है अभी अभी काम पूरा हुआ है, जस्ट, और काम पूरा होते ही ये बात कह दी गई। यहाँ पे हैज है, यहाँ पे हैव है। क्यों? क्योंकि ही जो है ना वो क्या है? सिंगुलर, और दे क्या है? प्लूरल। तो ये जो सिंगुलर है ये आपका प्लूरल है, प्लूरल के साथ हैव आएगा, सिंगुलर के साथ में आता है हैज। यानी हैज हैव के साथ में थर्ड फॉर्म होती है।
हैज हैव के साथ में अगर थर्ड फॉर्म होती है इसका मतलब है टेंस जो है आपका क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है। हैड फिनिश्ड हिज वर्क, यानी उसका कार्य पूरा हो चुका था, पहले की बात की जा रही है कि कार्य पूर्ण हो चुका था। अब इसमें चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, अगर आप दे से भी लिखो ना तो भी इसमें क्या लगना चाहिए, हैड ही लगेगा, नया कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है ही एक, फॉर्म थर्ड रहेगी, दे हैड रीड, फॉर्म थर्ड की थर्ड ही रहती है, दे आर लेसन्स। अब इसके अंदर अगर आप डिफरेंशिएट करो तो एक ही डिफरेंस आपको मिल रहा है, हैड, यानी हैड जिसमें है वो पास्ट परफेक्ट है और हैव जिसमें है, हैज है, वो है प्रेजेंट परफेक्ट। अब इसको देखो, विल और शैल क्या है, मॉडल, मॉडल जिसमें आ गया वो कौन सा हो गया, फ्यूचर टेंस, तो हैव लगा और थर्ड फॉर्म, हैव के साथ थर्ड फॉर्म हो अगर मॉडल के साथ में तो वो कौन सा हो गया आपका, फ्यूचर परफेक्ट हो गया। अब इसमें शैल भी लगता है, जैसे वी आ जाए, मान लो अगर वी आ जाए, ये तो फर्स्ट पर्सन है, इसके साथ में क्या लग जाएगा, शैल लगेगा, वी शैल हैव गॉन टू ऑफिस, हम ऑफिस जा चुके होंगे। ठीक है, ये बंदे को कह रहा है, किसी आगे के समय की बात कर रहा है कि उस समय तक तो हम ऑफिस जा चुके होंगे। तो कोई भी कार्य जो है वो ये कहता है कि अगर चुका है यानी अभी अभी हुआ है तो पूरा हो चुका है, इसका मतलब है प्रेजेंट परफेक्ट आ रहा है। अगर प्रेजेंट में पूर्ण हुआ है तो आ रहा है आपका प्रेजेंट परफेक्ट। अपने ये बात करते हैं कि कोई भी कार्य है, ऐसे मान लो तुलनात्मक अध्ययन में जनरली यूज होता है इसका हेड में, तो जब इसमें ये बात करते हैं कि कार्य जो है वो पूरा हो चुका था, यानी कोई बात करते हैं कि उस समय तक पूरा हो चुका था, जब इसकी बात करेंगे ये चुका था जहां पे आ गया इसका मतलब है पास्ट और चुका का मतलब हो गया परफेक्ट। तो परफेक्ट की निशानी अपने को मिल जाती है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्यूचर में चुका होगा, यानी कोई भी कार्य जो है वो पूरा हो चुका होगा, आगे पूरा हो चुका होगा, और इसका मतलब क्या हुआ कि एक मॉडल आएगा, हैव आएगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा हमेशा फ्यूचर होता है और चुका हमेशा परफेक्ट होता है। ठीक है, अब मान लो आपको ये कहा जाए कि अब आपको ये कह दिया जाए कि एक सेंटेंस आ गया, आपकी ट्रांसलेट कैसे करें। जैसे मैंने आपको कहा था कि आपको ट्रांसलेशन और स्पीकिंग जो है ना वो इसके अंदर आ जाएगा, एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। इम्पोर्टेंट पार्ट कौन सा है, इम्पोर्टेंट पार्ट है भाई साहब एक तो ट्रांसलेशन, कौन सा, ट्रांसलेशन यानी अनुवाद। ट्रांसलेशन को क्या कहते हैं, अनुवाद। और दूसरा पार्ट कौन सा है, दूसरा पार्ट है स्पीकिंग यानी बोलना, क्या, बोलना। ट्रांसलेशन ये दोनों ही वर्ब है वैसे तो, ठीक है। तो ट्रांसलेशन का क्या मतलब होता है, ट्रांसलेशन का मतलब है अनुवाद। अनुवाद करना है हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी। तो अगर आप टेंस पहचान रहे हैं और आपको बेसिक पता है तो ये कर सकते हैं। स्पीकिंग का मतलब क्या है, बोलना। तो अगर बोलना भी है इंग्लिश तो ये सारी की सारी चीज़ आपकी अगर क्लियर होती है। जैसे मैंने आपको कहा था कि प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनेट भी हमने कहा था, पास्ट इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट में आपको फर्क पता है तो कि ये काम अभी करता हूँ, पहले करता था या भविष्य में करूँगा, ये सारी तीनों चीज़ें इस पर डिपेंड कर गई। कोई भी अवस्था कि भविष्य में बीमार हो जाएगा, बीमार था या बीमार है, ये अवस्था एक अलग है। ये मैंने प्रेजेंट इंडेफिनेट में आपको बताया था कि जो इज एम आर या हैज हैव के बाद में अगर एडजेक्टिव या ऑब्जेक्ट लग जाए सीधा, ठीक है ना, कि अगर इज एम आर के बाद में क्या लग जाए, इज एम आर के बाद में कोई एडजेक्टिव आ जाए सीधा, यानी विशेषण आ जाता है, तब वो इंडेफिनेट होता है। हैज हैव के बाद में सीधा ऑब्जेक्ट लग जाए, कोई थर्ड फॉर्म ना हो, तो वो भी सिंपल में गिना जाता है, ठीक है। लेकिन हैज हैव के बाद में थर्ड फॉर्म आएगी ना तब भी सेंटेंस परफेक्ट होगा। हैड के बाद वाली थर्ड फॉर्म होगी ना तब भी सेंटेंस परफेक्ट माना जाएगा। विल शैल हैव के बाद में थर्ड फॉर्म होगी ना तब भी सेंटेंस को परफेक्ट माना जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो सेंटेंस को परफेक्ट नहीं माना जाता है। समझ में आई बात। अब इसको मान लो ट्रांसलेट, जैसे सबसे पहले हमने आपको ट्रांसलेशन बताया है तो मैं सबसे पहले बात ही ट्रांसलेशन की ही करूंगा, आलतू फालतू अपने बात ही नहीं करते। ये हिंदी से इंग्लिश बनाना वही तो महाभारत है ना टावरों, कि हिंदी से इंग्लिश कैसे बनाई जाए।
इंग्लिश की हिंदी वो तो बनानी बाद की बात है। पहले अपने वाली भाषा को अगर दूसरी भाषा में बदलना सीख ले तो फिर उधर से इधर भी आ जाए। बस अपनी भाषा सौखी होती है, अगर अपनी भाषा में किसी चीज़ को पढ़ेंगे तो अपने उसमें जल्दी ग्रिप करेंगे, है कि नहीं। तो देखिए जैसे मान लो आपको एक सेंटेंस दे दिया, कैसे, जब तुम आए थे वह मर चुका था। ठीक है, अब ये सेंटेंस है। अब कहिए जी इसको हम कैसे ट्रांसलेट करें। इसने कहा जब तुम आए थे वह मर चुका था, इसने ये दोनों बातें आपको कह दी। अब ट्रांसलेट तो आपको करना है, आप चक्कर में हो। जब यानी जब का मतलब व्हेन, तुम, यू, व्हेन और यू हो गया। अब के आए थे, मैंने आपको जैसे आप थे को देखते हो, अगर आप टेंस को पहचान सकते हो कि वर्ब के बाद में सीधा थे लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, वर्ब के बाद अगर सीधा थे लगा हुआ है ना तो इसका मतलब है सेकंड फॉर्म आएगी, क्योंकि पास्ट सिंपल में चला गया ना थे, आए वर्ब के बाद में थे है पास्ट सिंपल सेकंड फॉर्म। तो आए, आए क्या कहते हैं, कम, आए आना का मतलब कम, तो सेकंड फॉर्म क्या होगी, केम, व्हेन यू केम। ठीक है, कोमा की जगह कोमा लगा देंगे। वह ही मर चुका था। अब कोई भी काम है ना वो चुका था जिसमें होता है ना, उसके लिए मैंने क्या बताया आपको, हेड प्लस थर्ड फॉर्म लगेगी तो हेड, और मरना क्या होता है, डाई, तो थर्ड फॉर्म क्या होगी, डाइड, ये लिखा जाएगा। When you came he had died, कि जब तुम आए थे वह मर चुका था। इस तरीके से ट्रांसलेट हो जाएगा। अगर टेंस का ज्ञान है तो फिर ट्रांसलेशन में कभी भी समस्या आती ही नहीं है, किसी को भी नहीं आती, तो तुम्हारे को भी नहीं आएगी। ठीक है, इसके बाद में जैसे एक ट्रांसलेशन और करके देख ले, कि मतलब किसी भी टेंस का करो, अगर दोनों मिक्स हैं, ठीक है, चाहे तो दोनों मिक्स हैं, चाहे दोनों मिक्स नहीं है, तो जैसे भी करोगे ना आपको, मतलब अगर ये टेंस का ज्ञान है, जैसे कि मैं उसके घर गया, कोमा वह कपड़े धो रहा था। मान लो आप अपने एक मित्र की बेइज्जती कर रहे हो, ठीक है, आप उसको कहो मैं उसके घर गया वह कपड़े धो रहा था, किसी को बता रहे हो तीसरे आदमी को। अब मैं उसके घर गया वह कपड़े धो रहा था, सर इसमें वेन वाइल, भाई देखो सीधा ट्रांसलेट करना है ना तो कहाँ ज़रूरत है, जब तक ग्रामेटिकली आपसे नहीं पूछा जाए कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। ट्रांसलेशन में इतनी ग्रामर की आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आपको जनरली करना क्या है, इसने सीधा लिखा है मैं उसके घर गया वह कपड़े धो रहा था, तो इसमें क्या करोगे, मैं कौन, आई, मैं, ठीक है, मैं कहाँ पे, सब्जेक्ट आ गया आपका, सब्जेक्ट आ गया, अब आनी चाहिए वर्ब। वर्ब क्या है, ये। अब कहे सर यहाँ पे तो कुछ लगाया ही नहीं है, था या हा है। जब ऐसा नहीं होता है तो सेकंड वाले सेंटेंस को देखो, ये कौन सा है, ये है, कौन सा है, था, ये था में है तो ये भी था में आएगा। यानी आप पुरानी बात बता रहे हो कि जब मैं घर गया तो वो कपड़े धो रहा था, किसी को भी पुरानी बात बता रहे हो तो आई, और जब पास्ट में जाओगे तो क्या लिखोगे, वेंट। अब मैंने कहा जाना में आपके क्या होता है, दिशा निर्धारित होती है, कौन सी जगह पे गए हो तो टू लिखोगे, आई वेंट टू। ऑब्जेक्ट क्या है, उसके घर, तो क्या लिखोगे, हिज होम, आई वेंट टू हिज होम, फिर कोमा की जगह कोमा ही लगा देंगे, वह ही, था है और रहा था, कल पढ़ा था ना हमने, रहा था यानी पास्ट कंटिन्यूअस, तो ही के साथ में सिंगुलर वाली हेल्पिंग वर्ब क्या, वाज, रहा था क्या, धो यानी वॉश, वॉशिंग, ही वाज वॉशिंग, कपड़े यानी क्लोथ, ये लो,
आई वेंट टू हिज होम, ही वॉज वॉशिंग क्लोथ्स। इस तरीके से अगर कोई भी सेंटेंस है उसको आप फटाफट झटके से ट्रांसलेट कर दोगे, आपको ट्रांसलेट करने के अंदर कहीं दिक्कत आनी ही नहीं है। ट्रांसलेट करने में कोई समस्या नहीं आएगी अगर आपको टेंस का ज्ञान हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से जैसे मान लो अभी मैं इसको एक बार इरेज करता हूं, इरेज करने के बाद में आपको फिर से सीधा जो है ट्रांसलेशन की ओर लेके चलता हूं कि ट्रांसलेशन या बोलना, ये सारी की सारी चीजें इन्हीं टेंसेस का इस्तेमाल करके आपको करनी है। कैसे करनी है उस पे चलते हैं अभी। अभी देखो, जैसे कोई भी सेंटेंस आपको दे दिया, या मान लो आप बोलने की कोशिश कर रहे हो, आपको भी मेरे को तो ये सेंटेंस बोलना है, ठीक है, इंग्लिश बोल लूंगा मैं, तो आपने इंग्लिश के साथ में अड़ी कर ली, धक्का कर लिया कि मैं तो तेरे को बोल के छोड़ूंगा, लेकिन बाद में देखा कि यार ऐसे कैसे बोल सकते हैं किसी भी चीज को। और तो अगर आपने टेंस पढ़ा है, ये 3 पार्ट आपने पढ़े हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, तो मैं गारंटी दे रहा हूं इंग्लिश बोलने से आपको कोई नहीं रोक सकता। बोल लोगे और अच्छी बोलोगे, काफी अच्छी बोलोगे। आपको लगेगा यार कहीं गलत ना हो जाए, शुरुआत में कंफ्यूजन होता है। अगर गाड़ी भी ब्रेक लगाता है ना नया नया ड्राइवर, उसको डर लगता है अभी ठुकी, पीछे कुछ नहीं है ना, तो भी उसके दिमाग में बार बार चलता है यार लारे ठुकना आ जाए, लारे ठुकना आ जाए, ये सिस्टम होता है। तो ये इंग्लिश का भी सिस्टम है, आपको बार बार लगेगा यार एक्सीडेंटली कुछ गलत ना हो जाए, एक्सीडेंटली कुछ गलत ना हो जाए। जैसे कैमरे के सामने कोई बंदा आता है, ठीक है, और पहली बार जैसे क्लास में टीचिंग कराते कराते कोई एकदम कैमरे के सामने आता है, कितना ही एक्सपीरियंस्ड बंदा हो ना, शुरू में हिचकिचाहट होती है, गलतियां होती है, सारा कुछ होता है, वो आपके साथ भी होगा। कितना भी एक्सपर्ट बंदा है, जिसने ट्रक चला रखा है ना, उसको कार में बिठा दो कि भाई कार चला ले, उसको हिचकिचाहट होगी कि यार ऐसे थोड़ी होता है। हाँ, घंटे 2 घंटे में उसने क्या पहले से उसको स्टीयरिंग वगैरह संभालना आता है, तो वो घंटे 2 घंटे में पकड़ जाएगा। यानी आपको ये टेंस वगैरह आता है ना, तो आप थोड़े टाइम में पकड़ जाओगे। अगर आपको कुछ नहीं आता है, बिल्कुल डब्बू टाइप के हो, तो फिर आप कभी पकड़ ही नहीं पाओगे, वो दिक्कत है ना। ये पहले दिन किसी को साइकिल पे चढ़ा दो कि तुम ये सीख ले, दूसरे दिन उसको वहां से उतारो मोटरसाइकिल पे चढ़ा दो, बोला साइकिल नहीं तब आएगी तो मोटरसाइकिल सीख ले, और तीसरे दिन उसको मोटरसाइकिल से उतार के गद्दी पकड़ा दो कि ये चला ले, कुछ नहीं सीखेगा ना वो। लेकिन वही उसको 3 दिन गद्दी दे के रखो कि इसको चला ले, तो वो उसको चलाना सीख जाता है। तो वही सिस्टम है कि किसी चीज़ के पीछे पड़े रहोगे ना तो वो ग्रिप हो जाएगी, वरना ग्रिप नहीं हो पाती है। अगर आप ये देखते हो ना कि ऐसे ग्रिप हो जाए, यार ये वाला एक वीडियो देख लिया, ये अच्छा नहीं है, तो दूसरे टीचर का देखते हैं, अब इसका देख लेते हैं, यार ये भी मज़ा नहीं आया, कोई तीसरा देखते हैं, बस स्वाद नहीं आया। तो सच्ची बात है, सुनने में तो कभी स्वाद आता ही नहीं है। स्वाद उसमें आएगा जो सबसे पहले ये कहेगा ना, 5 मिनट बाद दोस्तों आप अंग्रेजी बोल रहे होंगे, आपको लगेगा वाह ऑसम, और आप बड़े गौर से 5 मिनट वो चीज़ सुनते हो, और लास्ट में आपको ये मिलता है एक वीडियो का वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उस वीडियो को देख लें, उससे आपका टेंस क्लियर होगा और उसके बाद आप इंग्लिश बोलोगे। अंत वाली जो 30 सेकंड होती है ना, वो ये शब्द सुनने को मिलते हैं। तो वही चीज़ है कि शॉर्टकट किसी चीज़ का है ही नहीं। अगर आपको लग रहा है अभी 5-4 मिनट में हम कर लेंगे, या पेपर से पहले दिन वीडियो देखते हैं बेटे खोल के कि आज टेंस वाला वीडियो देख लेते हैं, जब तक आपने हाथ से प्रैक्टिस नहीं की ना, धरती पे ऐसा कोई वीडियो नहीं है जो आपको सिखा देगा, ठीक है ना। खुद जो बंदे पढ़ा रहे हैं ना, उनके खुद के गलत हो जाते हैं। वो पहले दिन वीडियो बनाते हैं, दूसरे दिन उनके खुद के गलत हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? अब जो कोई आदमी जिसको थोड़ी बहुत जानकारी है ना, वो देखेगा ना तो उसको पता चलता है। हर वीडियो में ऐसा एक दो चीज़ होती है जो माइनर मिस्टेक्स होती है, हर एक के वीडियो में होती है। अगर किसी को लगता है कि नहीं मैं जानता हूँ उनके वीडियो में कभी मिस्टेक नहीं होती, तो मेरे को लिंक भेजना, मैं बता देता हूँ आपको मिस्टेक कैसे कहाँ पे है, ठीक है। सबके होती है, मेरे भी निकल जाएगी, किसी और के भी निकल जाएगी। माइनर मिस्टेक होती है, क्योंकि कई बार आदमी पढ़ाते पढ़ाते ट्रैक से उतर जाता है। उसने भी तो कहीं ना कहीं से पढ़ा है ना, तो 2 चीज़ें आपस में मिली तो कन्फ्यूजन हो गया। अब मार्कर हाथ में है, बोर्ड सामने है, टाबर देख रहे हैं, तो रुक भी नहीं सकते, तो जी आयो भी ठप्पो मारी और आगे निकलो। तो वो सारे ही करते हैं, हम भी कर लेते हैं, हर आदमी वो काम करने की कोशिश करता है, ठीक है। अब मान लो आप ट्रांसलेशन के ऊपर आते हैं। ट्रांसलेशन पे क्या करोगे? जैसे आपको किसी से ये बात कहनी है, मैं कल किताब पढ़ रहा था जिसमें लिखा था
मेरा देश महान है। इडो मोटो आ गयो। मैं कल किताब पढ़ रहा था जिसमें लिखा था मेरा देश महान है। अब मैंने कल आपको दोनों ही बता दिए थे। कई टाबर तो बोले सर कल कभी नहीं आता, मैं क्यों आता है, कल भी आता है और काल भी आता है, दोनों ही आते हैं, ठीक है, पर टाइम पे आते हैं अपने। तो अब कल किताब पढ़ रहा था, ये जो था वाला कल होता है ना, ये हमेशा यस्टरडे होता है। क्या होता है? यस्टरडे। और गा वाला करूँगा, कल जाऊँगा, वो जो गा वाला कल होता है ना, वो टुमारो होता है। गा वाला कल कौन सा होता है? टुमारो। और था वाला कल कौन सा होता है? हमेशा ध्यान रखना, यस्टरडे। यानी दो कल होते हैं, एक पीछे वाला एक आगे वाला, एक बीता कल एक आने वाला कल। तो जो था जिसमें लगता है ना उसमें हम यस्टरडे लिखते हैं कल के लिए, और गा जिसमें होता है ना उसमें हम लिखते हैं टुमारो। एक तो ये कंसेप्ट क्लियर कर लो, टुमारो और यस्टरडे का। अब देखो मैं मतलब आई। अब हर चीज का आपको सो का बताया था ना मैंने, SVO, कोका को छोड़ो, अपने SVO ही याद रख लो। ये जो है मैं हर आपको ये जो वीडियो 3 क्लास लगाई है ना, तीनों में मैंने बताया है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आएगा, राइट। तो वर्ब क्या है? आई, पढ़ रहा था, वर्ब है पढ़ना, ठीक है ना, पर यही तो है, रहा था। अब रहा था, जिसने भी टेंस को पढ़ा है ना वो समझ जाएगा यार रहा था इसका मतलब क्या है? वाज। और हिंदी में तो इतना और है कि अगर बहुवचन होगा ना तो थे होगा, जहां थे हो ना वहां वर लग जाएगा, जहां था वहां वाज लग जाएगा, क्या दिक्कत है? तो लिखोगे आई वाज, आगे रीडिंग, एक लिखा है तो ठीक है, नहीं सीधा लिख दो, आई वाज रीडिंग बुक, मैं किताब पढ़ रहा था। वाज रीडिंग क्यों लिखा? क्योंकि वाज के साथ ING लगाओगे तभी तो पढ़ रहा था बनेगा। यही तो पढ़ा था हमने पास्ट के अंदर, जिसमें लिखा था। अब आप क्या लिखोगे? जिसमें लिखा था। अब लिखा था इसका क्या मतलब हुआ? था लग गया ना, तो इट वाज रिटन इन इट। क्या लिखोगे? इसमें जो लिखा था उसके लिए इट वाज रिटन इन इट, ठीक है। इट वाज रिटन इन इट, इसमें लिखा था। क्या लिखा था? फिर कोमा की जगह कोमा ही लगा दो। मेरा देश महान है, तो महान है अवस्था हो गई ना, महान है के साथ एडजेक्टिव आया है। एडजेक्टिव के साथ जब है आता है ना तो इज के बाद में एडजेक्टिव लगता है। ये भी बताया था, पहला वीडियो देख लेना प्रेजेंट वाला उठा के। आप लिखोगे माई कंट्री, अब एडजेक्टिव है तो इज के साथ में, है के साथ में तो इज ग्रेट। ये लो, ये आपका ट्रांसलेट हो गया। आई वॉज रीडिंग बुक, इट वॉज रिटन इन इट, माई कंट्री इज ग्रेट। दैट दूट कुछ लगाने की जरूरत कहाँ है? जब सिंपली ट्रांसलेशन ही तो सीख रहे हो ना, तो दैट की तो बाद में देखेंगे, जब अच्छे से सीख जाएंगे उसके बाद में लगाने लग जाएंगे। और छोटी छोटी बातें तो ट्रांसलेट हुई पड़ी है। अगर आप किसी को कहते हो घर जाओ, अब ये चीज, एक चीज और ध्यान रखना, जब लास्ट में किसी भी वर्ब के ओ की मात्रा लग जाए ना, जैसे आप किसी को कह रहे हो पढ़ो, नाचो, राइट, पढ़ो, नाचो, ढंग से नाचो, तेज नाचो, अच्छे से पढ़ो, साइकिल चलाओ, कार चलाओ, मतलब इस तरह से आप कोई भी ओ आ रहा है ना किसी भी वर्ब के लास्ट में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। जैसे आप किसी को कह रहे हो जाओ, आओ, तो इसका मतलब है कि हमेशा ये जो सेंटेंस है ना, इस तरह के सेंटेंस जो है ना, अब इसमें देखो क्या नहीं है, घर जाओ, घर जाओ, इनके अंदर क्या नहीं होता है? इस तरह के सेंटेंस के अंदर देखो सब्जेक्ट नहीं होता है कभी भी, कि सब्जेक्ट कभी भी नहीं होता। तो सबसे पहले आया सब्जेक्ट, फिर क्या आई? वर्ब, और फिर आया आपका ऑब्जेक्ट। यही तो सीक्वेंस है हर एक सेंटेंस का, सीक्वेंस यही होता है ना, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब देख लो इसमें सब्जेक्ट है ही नहीं, यहाँ भी नहीं है। जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता ना वो सेंटेंस हमेशा वर्ब से शुरू होता है, ठीक है ना। गांठ लगा लियो, जचा के पल्ले में बांध लियो, ये बात ना भूलियो ना, कि जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता वो हमेशा
वर्ब से शुरू होता है और इसको हमेशा ऑर्डर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑर्डर। यानी जब भी आपको ऑर्डर देना है ना इंग्लिश के अंदर, तो वर्ब से सेंटेंस शुरू करना है। जैसे आप किसी को कह रहे हो घर जाओ, घर जाओ, तो मैंने कहा जाने के संदर्भ में टू लगता है, क्योंकि आप उसको किसी न किसी दिशा में बढ़ने का कहते हो। तो आप उसको क्या कहोगे? गो टू होम। इसी तरह मान लो आप किसी होटल में बैठे हो और आप थोड़ी सी सभ्यता दिखाते हुए वेटर को कहते हो, क्या कहते हो? कृपया इधर आओ। आओ, ओ की मात्रा लग रही है ना इसमें, आपने उसको क्या कहा? कृपया इधर आओ। अब कृपया इधर आओ जब आप कह रहे हो ना, तो पहले तो कृपया ही रहेगा, प्लीज, फिर ऑर्डर है, प्लीज तो आपने लगा दिया। अब आओ वाला है ना, तो पहले क्या लगेगा? वर्ब। वर्ब क्या है? कम। इधर मतलब हियर, कम हियर, ये आपने उसको कहा। अब ने यहाँ पे ये कहना है कि आप गिलास विलास कुछ नहीं कह रहे, जैसे अपने भाषा बोलते हैं ना वैसे इंग्लिश बोलते हैं। तो आपने ये कहा, अब इस बात को आप ऐसे ये कह सकते हो, पानी देना, राइट। ये भी कह सकते हो पानी लाओ, ठीक है। इन दोनों में से कुछ ना कुछ तो बोलोगे, पानी मंगाना है तो आप या तो कहोगे पानी देना या कहोगे पानी लाओ। प्लीज कह के बुलाया। अब उसके बाद में अगर देना तो क्या आएगा? दो है इसमें, देखो वो है ही नहीं आपके, क्या पानी देना जब आपने कहा या पानी दो, एक ही बात है। तो पानी देना जब आप उसको कहते हो तो इसका मतलब क्या हुआ कि पानी देना या पानी दो, बेसिकली तो पानी दो ही बनता है, फिर भी ये कह दिया कि पानी देना, अपने बोल देते हैं यार पानी देना थोड़ा। तो पानी देना जब आप कहोगे ना, तो पहले क्या है इसमें, देखो इसमें भी सब्जेक्ट नहीं है, सीधा ऑब्जेक्ट मांग रहे हो आप, तो आप क्या कहोगे? गिव वाटर, पानी देना। आपको बताया ही था, ना जिसमें लग जाए वो सिंपल वर्ब का फॉर्म ही ना होता है सीधा। पानी लाओ, अब ये आपने कहा ना, क्या कहा? लाओ, तो लाना क्या होता है? ब्रिंग। तो इसमें क्या बात कहोगे आप? ब्रिंग वाटर, ठीक है। कितना, सपोज आपने कोई दुकान से शॉपिंग करी और आप उसको पूछते हो कितने का है, सीधा यही बोलते हैं ना अपने, जब हिंदी में बोलते हैं कितने का है ना, यही तो बोलेंगे कितने का है। तो कितना किसको कहते हैं? कितने का है, ये चीज जो है ये कितने की है, तो आप क्या कहोगे? ऑफ हाउ मच, ऑफ हाउ मच। वो समझ जाएगा, अगर आदमी इंग्लिश समझ रहा है ना, वो समझ जाएगा। ऑफ हाउ मच अगर आप पूछ रहे हो ना, तो आप उसकी कीमत पूछ रहे हो, ऑफ हाउ मच, तो वो बता देगा। अब ये कहना है मूल्य कितना है, मूल्य क्या है? मूल्य ये भी तो पूछ सकते हो। कई आदमी कहे हम तो ऐसे पूछेंगे मूल्य कितना है, या ये कहेंगे मूल्य क्या है, मोल के है। अब ये दो सेंटेंस है, मान लो एक ही चीज है, दोनों का मतलब तो मूल्य कितना है और मूल्य क्या है। तो सबसे पहले मूल्य कितना, कितना यानी हाउ मच। हाउ मच का मतलब ही तो कितना होता है, तो आप क्या लिखोगे? हाउ मच, मूल्य, प्राइस, हाउ मच प्राइस। यहां से आदमी समझ जाएगा कि आप सही बोल रहे हो और गलत भी नहीं है। वो आपकी तरफ, ये आपको लगता है कि ये संशय भरी निगाहों से देखेगा, बिल्कुल नहीं देखेगा, क्योंकि आप सही बोल रहे हो। हाउ मच प्राइस, मूल्य क्या है तो व्हाट इज प्राइस, दोनों ही सही है। मूल्य कितना है, व्हाट इज प्राइस, मूल्य क्या है, दोनों ही सही है, कोई सा भी गलत नहीं है। अब इतनी सहूलियत है, इतनी तरीके से बोलने की जो आज़ादी है, वो आपको और कौन सी भाषा में मिलती है भाई? ऐसे डरे पड़े हो कि यार इंग्लिश है, इंग्लिश है, इंग्लिश है, कुछ नहीं है भाई। इंग्लिश
सिर्फ आपके मन का वहम है, गादड़ा घुस रखा है दिमाग में कि इंग्लिश आती नहीं है। इस गादड़े को बाहर निकाल के ढंग से पढ़ने लग जाओ, इंग्लिश सबको आती है, ठीक है ना। इस पे थोड़ा सा फोकस करो तो आपको आने लग जाएगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। पढ़ते रहो, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दो, और अगर किसी को इसमें कोई कमी लगी तो थोड़ा डिसलाइक करके और एक कमेंट भी मार देना कि क्यों डिसलाइक किया है आपने, क्योंकि अपने जितना लाइक का स्वागत करते हैं ना उतना डिसलाइक का भी करते हैं। जब तक बंदा कमियां कोई निकालने वाला नहीं मिलेगा ना, आप किसी चीज़ को इम्प्रूव नहीं कर सकते। तो हम तो वेट कर रहे हैं कि कोई कमियां निकाले तो सही कि ये कमियां रह रही है, उन कमियों को आप निकालो, दूर करना हमारा काम है, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।